एक छोटी सी कविता है हिंदू समय में। मैं हिंदू हूँ और इस कातिल हिंदू समय में मारे जाने से मैं बच जाऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं हिंदू हूँ और इस कातिल हिंदू समय में मारे जाने से मैं बच जाऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन बचकर मैं करूँगा क्या? दिन में एक आध हत्याओं की खबरें पढ़ूंगा, कुछ पौधे जो मेरे हिस्से में आए हैं उनमें पानी डालूंगा और सोचूंगा कि एक असहाय कवि हिंदू समय को दूर धकेलने के लिए क्या कर सकता है। पड़ोस का विवाह भवन मुझे याद दिलाएगा कि वह सिर्फ हिंदुओं का विवाह भवन है। रात में विवाह में शरीक होने आए लोगों की कारें गिनूंगा, रात में विवाह में शरीक होने आए लोगों की कारें गिनूंगा। बिस्मिल्लाह खान रात भर शहनाई बजाएंगे, धर्मनिरपेक्ष समय फिर आएगा इसकी उम्मीद जगाएंगे। कल की सुबह कत्ल की कुछ और खबरें लेकर आएंगी। सुअरों पर न जाने कैसी विपत्ति आ पड़ी है। सुअरों पर न जाने कैसी विपत्ति आ पड़ी है। चारागाह गायब हो गए हैं। उन्हें खाने को मोटी जड़ों वाली घास, महुआ, आलू और अनाज नहीं मिलता। सुअर पालना असंभव हो गया है। सिर्फ मल खाकर मर रहे हैं सुअर, और सुअरों से भी बुरे हाल में है आदमी। वह चाहे जहाँ भी है, कविता की कार्यशाला में, मध्याह्न भोजन कक्ष में, सचिवालय में या किसी राष्ट्रीय या इलाकाई पार्टी में, उसे पता नहीं वह क्या खाकर मर रहा है। कहानी। तुमने क्या खोया जिसका तुम्हें दुख है? मैंने रिक्शा खींचते हुए आदमी से पूछा। तुमने क्या खोया जिसका तुम्हें दुख है? मैंने रिक्शा खींचते हुए आदमी से पूछा। उसने कहा वह 3 भाई है, माँ बचपन में ही मर गई। वह चाहता था तीनों में प्यार बना रहे, मगर उसकी हर कोशिश बेकार गई। उसने कहा वह 3 भाई है, माँ बचपन में ही मर गई। वह चाहता था तीनों में प्यार बना रहे, मगर उसकी हर कोशिश बेकार गई। मैंने देखा उसकी कहानी पूरी हो चुकी है, पर वह चाहता है कुछ देर में और रुकूं। उसका शरीर अभी उत्तेजना से हिल ही रहा था। फोन। कुछ दिनों में मैं गुजर जाऊंगा, उसके बाद भी एक आध फोन मुझे आएंगे। कुछ दिनों में मैं गुजर जाऊंगा, उसके बाद भी एक आध फोन मुझे आएंगे। निश्चय ही उसमें एक उस नौजवान का भी होगा जो पटना सिटी में रहता है, शहनाई बजाता है, जिसे हमेशा काम की तलाश रहती है, जो हर बार शर्मिंदगी के साथ पूछता है, भाई साहब कैसे हैं आप? ध्यान रखना भाई, उसका एक फोन जरूर आएगा, उसे स्पष्ट हो जाए कि मैं नहीं रहा। अखलाक के हत्यारे। अखलाक के हत्यारों का भी घर होगा। अखलाक के हत्यारों का भी घर होगा। देर सवेर वे घर लौटे होंगे। क्या बच्चों के सिर पर हाथ फेरे बिना वे सो गए होंगे? क्या बच्चों के सिर पर हाथ फेरे बिना वे सो गए होंगे? क्या बिना माँ से आंख मिलाए वे टीवी खोलकर बैठ गए होंगे? खून से सना उनका कपड़ा किसने धोया होगा? क्या उन्होंने पत्नी को चूमा होगा उस रात? या कुछ गालियां बड़बड़ाते वे शराब में धुत घर में दाखिल हुए होंगे और उनकी आवाज किसी की समझ में नहीं आ रही होगी। दरभंगा
दरभंगा का पतन। महलों के द्वार खुल गए, सरकार ने महाजनों का मिट्टी में दबा सोना खोद कर निकाल लिया। महलों के द्वार खुल गए, सरकार ने महाजनों का मिट्टी में दबा सोना खोद कर निकाल लिया। शाही घोड़ों की गश्त बंद हो गई। लोकतंत्र महलों में चारपाई बिछाकर सो गया। संस्कृत के विद्वान प्राचीन पांडुलिपियां बेचने लगे। संस्कृत के विद्वान प्राचीन पांडुलिपियां बेचने लगे। संगमरमर की मछलियों के मुंह से पानी का फव्वारा निकलना बंद हो गया। मूर्तियों की आंखों के पत्थर लोग चुरा ले गए। महल के मुंडेरों पर लगी घड़ियों के कांटे रुक गए। गांधी की शक्ल बनाकर राजा को हंसाने वाला विदूषक भीख मांगने लगा। सारे शाही पहलवान गठिया के शिकार हो गए। शाही जवाहरातों की पोटली जेब में लेकर घूमने वालों का अंत हो गया। रिटायर बूढ़े समाजवादी समूह बनाकर गीत गोविंद गान पढ़ने लगे। दरभंगा की सारी दौलत दिल्ली चली गई। आज़ाद लोकतांत्रिक भारत में दरभंगा का पतन हो गया। मेरे बाल हृदय पर इस सब का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं कवि बन गया और बड़ा मेरे बाल हृदय पर इस सब का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं कवि बन गया और बड़ा कवि बनने के लिए औरों की तरह दिल्ली रवाना हो गया। माँ नास्तिक कैसे बनी? आप फिर से पढ़ दीजिए उसको। ताली मत बजाइए, बीच में ताली नहीं बजाए तो बेहतर है। महलों के द्वार खुल गए, सरकार ने महाजनों का मिट्टी में दबा सोना खोद कर निकाल लिया। शाही घोड़ों की गश्त बंद हो गई। लोकतंत्र महलों में चारपाई बिछाकर सो गया। संस्कृत के विद्वान प्राचीन पांडुलिपियां बेचने लगे। संगमरमर की मछलियों के मुंह से पानी का फव्वारा निकलना बंद हो गया। मूर्तियों की आंखों के पत्थर लोग चुरा ले गए। महल के मुंडेरों पर लगी घड़ियों के कांटे रुक गए। गांधी की शक्ल बनाकर राजा को हंसाने वाला विदूषक भीख मांगने लगा। सारे शाही पहलवान गठिया के शिकार हो गए। शाही जवाहरातों की पोटली जेब में लेकर घूमने वालों का अंत हो गया। रिटायर बूढ़े समाजवादी समूह बनाकर गीत गोविंद पढ़ने लगे। दरभंगा की सारी दौलत दिल्ली चली गई। आज़ाद लोकतांत्रिक भारत में दरभंगा का पतन हो गया। मेरे बाल हृदय पर इस सब का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं कवि बन गया और बड़ा कवि बनने के लिए औरों की तरह दिल्ली रवाना हो गया। माँ नास्तिक कैसे बनी? इडली सांभर पल भर में एक औरत को नास्तिक बना सकता है। आग भी अगर ठंड बहुत हो। तात की एक सुंदर साड़ी भी। इडली सांभर पल भर में एक औरत को नास्तिक बना सकता है। आग भी अगर ठंड बहुत हो। तात की एक सुंदर साड़ी भी। उम्र के साथ माँ को इसी दुनिया की हैरत अंगेज कहानियों का नशा हो गया। उम्र के साथ माँ को इसी दुनिया की हैरत अंगेज कहानियों का नशा हो गया। माँ का रूठना, डरना, हंसना बादलों की गड़गड़ाहट सा सुनाई देता। माँ की मुस्कान को याद करता हूँ तो माँ का इडली प्रेम क्यों याद आता है। माँ की मुस्कान को याद करता हूँ तो माँ का इडली प्रेम क्यों याद आता है। मैं सच कहता हूँ, ईश्वर से ज़्यादा माँ को स्टील के बर्तनों से प्रेम था। मैं सच कहता हूँ, ईश्वर से ज़्यादा माँ को स्टील के बर्तनों से प्रेम था। मैं सच कहता हूँ, मरकर माँ परलोक नहीं गई। इडली में, आग में, तांत की साड़ियों में, स्टील के बर्तनों में छुप गई। ये शायद पढ़ी होगी आप लोगों ने, फिर भी पढ़ देता हूँ।
मौत की खबर सुनने के बाद, 30 या 60 या 300 बच्चों की मौत की खबर सुनने के बाद भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता हूँ। सोचता हूँ कि ये खबर मिलने से अभी कुछ देर पहले मैं क्या कर रहा था। मुझे याद आता है असंख्य इच्छाओं से भरी एक लड़की को दुख और अवसादों में लथपथ एक कविता भेजी थी मैंने। कुछ पल बाद याद आती है दिवंगत मेरी पत्नी, जिसका फेफड़ा किसी अज्ञात रोग से सिकुड़ता चला गया था। उसके लिए मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर घर ले आया था। याद आता है कि पिछली बार मेरी बेटी जब मुझसे मिलने आई थी तो वह उस सिलेंडर को खोज रही थी जो नहीं मिला, और थोड़ा उदास होकर उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक नया खरीद लूँगी अपने क्लिनिक के लिए। मेरी आंखें बंद रहती हैं और खबर का प्रभाव मुझे भूखे, नंगे, अपंग, मरते हुए और विक्षिप्त उन हजारों बच्चों के पास ले जाता है जिन्हें मैंने दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, सुपौल के गांव में देखा था। बिना किसी दुख अवसाद के बच्चों की मौत की कहानियां सुनाते पथराए प्रवासी मजदूर और उनकी पत्नियां याद आती हैं। सूनी अंधेरी झोपड़ियों में बुखार से तपते बच्चों को गोद में लेकर बैठी असहाय औरतों के चेहरे याद आते हैं। बुरी स्मृतियां मुझे धीमे धीमे बुरी खबरों के प्रभाव से निकाल लेती हैं। बुरी स्मृतियां मुझे धीमे धीमे बुरी खबरों के प्रभाव से बाहर निकाल लेती हैं। बारिश आने वाली है और मुझे बाहर टंगे सूखे कपड़ों की याद आती है। अंत में मैं प्रसन्न होकर देखता हूँ गमले में उगे खरपतवार शत्रुघ्न मल्लिक साफ कर गया है। मैं सोचता हूँ कल मैं उससे पूछूंगा, तुम्हारे कितने बच्चे मर गए और कितने जीवित हैं। ये दिल्ली में जो 28-30 सालों का जीवन था मेरा, उसका निचोड़ है ये प्रस्ताव। हिंदुस्तान के बंटवारे पर तब तक मैं बहस करवा चुका था। हिंदुस्तान के बंटवारे पर तब तक मैं बहस करवा चुका था जिसमें बहुत सारे मुसलमानों ने कहा था कि इसने उन्हें कहीं का नहीं रहने दिया। हिंदुस्तान के बंटवारे पर तब तक मैं बहस करवा चुका था जिसमें बहुत सारे मुसलमानों ने कहा था कि इसने उन्हें कहीं का नहीं रहने दिया। पुलिस हिरासत में मौत और औरतों की प्रताड़ना का दिल दहला देने वाला एपिसोड भी बन चुका था। पुलिस हिरासत में मौत और औरतों की प्रताड़ना का दिल दहला देने वाला एपिसोड भी बन चुका था। तभी खबर मिली कि कुछ करो, कंपनी घाटे में चल रही है। तभी खबर मिली कि कुछ करो, कंपनी घाटे में चल रही है। मैंने चुंबन पर बहस का एक बोल्ड प्रस्ताव दिया, इस उम्मीद में कि ये मंजूर हो जाएगा, और वो मंजूर हो गया। ये भी कमाल हो गया कि बहुत सारी औरतें इस पर अपनी राय देने के लिए राजी हो गईं, जिससे ये राज खुला कि समाज काफी बदल गया है। औरतें निडर हो गई हैं। अब मुझे याद नहीं कि तब इस पर बहस क्या हुई थी। स्त्रियों से आने का अनुरोध करते हुए मैंने क्या कहा था ये भी मैं भूल चुका हूँ। कंपनी फिर भी बंद हो गई, और मुझे याद है उसके बंद होने से पहले एक नए मिजाज का कोक शास्त्र बनाने का लिखित प्रस्ताव मैं कंपनी को दे चुका था। एक छोटी सी कविता है, विश्व युद्ध। मैंने देखा फिर से विश्व युद्ध छिड़ गया है और मैं पता नहीं किस मुल्क में हूँ। मैंने देखा फिर से विश्व युद्ध छिड़ गया है और मैं पता नहीं किस मुल्क में हूँ। मैंने देखा मैं एक भागते हुए रेल इंजन में हूँ, टुड़ी मुड़ी बिखरी हुई रेल पटरियों के बीच। मैंने देखा फिर से विश्व युद्ध छिड़ गया है और मैं पता नहीं किस मुल्क में हूँ। मैंने देखा मैं एक भागते हुए रेल इंजन में हूँ, टुड़ी मुड़ी बिखरी हुई रेल पटरियों के बीच। सारा आकाश आग की लपटों में घिरा था। रेलवे स्टेशन की टीन की छतरी उड़ी जा रही थी। मैंने अपनी आवाज़ सुनी, अब बचना मुश्किल है। मैंने अपनी आवाज़ सुनी, अब बचना मुश्किल है। किसी ने कहा, नहीं, कुछ ही पल में बम के धमाकों से हम बहुत दूर निकल चुके होंगे।
किसी ने कहा नहीं, कुछ ही पल में बम के धमाकों से हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। मैंने कहा ऊपर देखो, हमारे सर पर बम फटा है। आंखें मेरी दिमाग की नसों को फटते हुए देख रही थी, जिनसे तेज रफ्तार से खून बाहर आ रहा था। मैं तो मर रहा हूं यार, मैंने कहा देखो ये मैं क्या देख रहा हूं। मैं तो मर रहा हूं यार, मैंने कहा देखो मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं। हम दो ही थे इस विश्व युद्ध में, और वह दूसरा भी पता नहीं कौन था, जो आशा की डोर पकड़े हुए था युद्धरत धुआंती दुनिया में। बीते हुए आदमी का सपना। सपनों में फिर भी घटनाओं का एक क्रम होता ही है। एक कहानी भी होती ही है। एक बिना छत वाले टूटे फूटे घर में आप भटक रहे होते हैं, एक लड़की की यादों के साथ, जबकि लड़की उसी शहर में मौजूद होती है। सपनों में फिर भी घटनाओं का एक क्रम होता ही है। एक कहानी भी होती ही है। एक बिना छत वाले टूटे फूटे घर में आप भटक रहे होते हैं, एक लड़की की यादों के साथ, जबकि लड़की उसी शहर में मौजूद होती है। मृत पिता मलबे में कहीं जीवित से छुपे होते हैं, जिन्हें प्रकट होना है। उनकी अपेक्षाओं का भार लेकर आप किसी रास्ते पर बढ़ते हैं। एक कटघरा आता है जिसमें वह सिगरेट नहीं होती जो आप मांगते हैं। अनिर्णय में दुकानदार कई डिब्बियां उठाता है। पता नहीं चलता कि अचानक बज उठा मोबाइल आपकी जेब में था या मलबे नुमा घर में जिसे आप पीछे छोड़ आए हैं। लड़की दुखों से भारी आवाज में कहती है उसे एक ही दिन में 21,000 लोगों से मिलना है। आपकी स्मृतियों में आता है कि हाँ, वह मोटी मोटी महान मशहूर किताबों पर बहुत सारी फिल्में बनाने आपके शहर में आई है, और आप उसे बीच में ही न जाने क्यों अकेली छोड़ आए हैं। आपसे कुछ कहा नहीं जाता, आप बस उसकी आवाज़ की थरथराती हुई उदासी में खोए रहते हैं। पता नहीं चलता सपने में कहाँ से आ रही होती हैं आवाज़ें। एक छोटी सी है आराम कुर्सी। वे दो घूमती फिरती आराम कुर्सियां थीं, एक पढ़े लिखे गरीब आदमी की दो मामूली आराम कुर्सियां। उनका कपड़ा बदलना भी घर में इतनी गरीबी थी कि एक मुश्किल बात थी। इतनी मामूली होकर भी वे दो आराम कुर्सियां थीं। और सुनाऊं? पेट्रोलवासी है आपके पास? हाँ है, ये सुन लीजिए पहले। कमला नदी के पश्चिमी तटबंध पर बहुत सारे बच्चे तटबंध की मिट्टी में दफन हैं, मुश्किल से एक हाथ नीचे। उनकी ताज़ा कब्र पर तिकोना लाल कागज तेज हवा में फड़फड़ाता है। बारिश हो रही है, अंधेरा घिर आया है। केले के भीगे पत्तों के झुरमुट से मैं गुजरता हूँ। विस्थापितों की झोपड़ियों तक ले आया है कुत्ता, जमीन से खींचकर किसी बच्चे का हाथ। बच्चे हाथों से कुत्ते को भगा रहे हैं। एक छोटी सी कविता है, सभी धर्मों से समान दूरी पर। क्या आपने सभी धर्मों से बराबर दूरी बनाकर खड़ा होने के लिए किसी को कदम नापते देखा है? नहीं देखा होगा। क्या आपने सभी धर्मों से बराबर दूरी बनाकर खड़ा होने के लिए किसी को कदम नापते देखा है? नहीं देखा होगा। सभी धर्मों से समान दूरी पर सिर्फ एक किताब रखी जा सकती है, संविधान या घोषणा पत्र। सभी धर्मों से समान दूरी पर सिर्फ एक किताब रखी जा सकती है, संविधान या घोषणा पत्र।
लोग तो हिल मिल कर रहते हैं प्यार मोहब्बत से। एक भाई वो सुना दीजिए, वो कहाँ स्टेशन पर मिलने की बात है उसमें? समस्तीपुर। वो नहीं है इस वक्त मेरे पास। ये सुनिए, गरीबों का होटल। गरीबों के छुपे हुए होटल अक्सर मियाँ बीवी मिलकर चलाते हैं। गरीबों के छुपे हुए होटल अक्सर मियाँ बीवी मिलकर चलाते हैं। मियाँ कमजोर, नशेबाज, अवसादग्रस्त दिखता है। मियाँ कमजोर, नशेबाज, अवसादग्रस्त दिखता है। बीवी ग्राहकों को चुड़ैल मालूम पड़ती है। गरीबों के छुपे हुए होटल अक्सर मियाँ बीवी मिलकर चलाते हैं। मियाँ कमजोर, नशेबाज, अवसादग्रस्त दिखता है। बीवी ग्राहकों को चुड़ैल मालूम पड़ती है। गरीबों के होटल में खाने और खिलाने वाले का पसीना कभी नहीं रुकता। गरीबों के होटल में खाने और खिलाने वाले का पसीना कभी नहीं रुकता। हवा, रोशनी कम, जमीन कच्ची, शोर मचाते नकारा पंखे को लात मार गिरा देने का मन करता है। हवा, रोशनी कम, जमीन कच्ची, शोर मचाते नकारा पंखे को लात मार गिरा देने का मन करता है। गरीबों के होटल में हर आदमी पूछता है उसका ग्लास कौन सा है, उसका कटोरा कहाँ चला गया। गरीबों के होटल में हर आदमी पूछता है उसका ग्लास कौन सा है, उसका कटोरा कहाँ चला गया। गरीबों के होटल में लगता है जैसे कोई दाल नहीं दे रहा, अपने घर की बुनियाद का पत्थर डाल रहा है। मेट्रोवासी। मेट्रोवासियों ने देखा मेट्रो में शराब पीकर एक आदमी घुस आया है। मेट्रोवासियों ने देखा मेट्रो में शराब पीकर एक आदमी घुस आया है। मेट्रोवासियों ने देखा वह एक मामूली गमछे वाला सबसे छोटी हैसियत का मजदूर है। वह लड़खड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, मगर खड़ा रह सकता है। इससे मेट्रोवासियों ने अनुमान लगाया इसका नशा फट रहा है। मेट्रो बोली ये रामाकृष्ण आश्रम है, दरवाजा बाईं तरफ खुलेगा। शराबी बोला बेकार बात है, कोई आश्रम फाश्रम नहीं है, ये सारे आश्रम बेकार हैं, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। मेट्रोवासियों ने देखा मेट्रो में शराब पीकर एक आदमी घुस आया है। मेट्रोवासियों ने देखा वह एक मामूली गमछे वाला सबसे छोटी हैसियत का मजदूर है। वह लड़खड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, मगर खड़ा रह सकता है। इससे मेट्रोवासियों ने अनुमान लगाया इसका नशा फट रहा है। मेट्रो बोली ये रामाकृष्ण आश्रम है, दरवाज़ा बाईं तरफ खुलेगा। शराबी बोला बेकार बात है, कोई आश्रम फाश्रम नहीं है, ये सारे आश्रम बेकार हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा, कोई कहीं नहीं उतरेगा। कुछ मेट्रोवासियों की मुस्कान प्रकट हुई, कुछ ने अपनी मुस्कान छुपाकर अपनी गरिमा की रक्षा की। कुछ थोड़ी दूर पर खड़े हो गए कि शराबी उस पर ना आ गिरे। कुछ थोड़ी दूर पर खड़े हो गए कि शराबी उस पर ना आ गिरे। मुख्य बात जो मेट्रो की वातानुकूलित हवा में सबसे ज़्यादा प्रकट हो रही थी वह यह थी कि नशा पूरी तरह उतर जाने के बाद ये आदमी जान जाएगा कि ये भटक आया है, ये सच्चा मेट्रोवासी नहीं है, फिर ये शायद हमें कभी न दिखे। समस्तीपुर सुना दो तो नहीं है, इसमें है। अच्छा पढ़ दीजिए आप। नहीं बस 1 मिनट, छोटी सी है। समस्तीपुर से मेरा प्यार एक भ्रम था, वह कोई जिला विला नहीं है, मैं वहां कभी नहीं गया। समस्तीपुर से मेरा प्यार एक भ्रम था, वह कोई जिला विला नहीं है, मैं वहां कभी नहीं गया।
फिर वह कौन था जो कहता था पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 में आ जाइए, या रुकिए मैं अभी रेल गुमटी पर हूँ वहीं मिल लेते हैं। फिर वह कौन था जो कहता था पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 में आ जाइए, या रुकिए मैं अभी रेल गुमटी पर हूँ वहीं मिल लेते हैं। ये सब एक गायब हो गई लड़की के चक्कर में हुआ। ये सब एक गायब हो गई लड़की के चक्कर में हुआ। समस्तीपुर उसी का माया लोक था, उसी के साथ गायब हो गया।